जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम बेसिक लेवल से। जी हाँ दोस्तों, बेसिक लेवल से कहने का मतलब है कि जीरो लेवल से हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हमें यह बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आप लोग याद रखेंगे लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। किन्हें कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को। यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, वैसे पौधे जिस पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? दोस्तों बतानी है कि वैसे पौधे जिस पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते यानी कि फूल नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? तो आप लोग याद रखें दोस्तों, वैसे पौधों को अनावृत बीजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनावृत बीजी। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस पर बीज बनते हो लेकिन पुष्प नहीं लगते हो दोस्तों, वैसे पौधों को अनावृत बीजी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा सर्वाधिक संख्या में, कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जीवाणु यानी कि जो बैक्टीरिया है ये सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है बैक्टीरिया की यानी कि जीवाणु की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। अब दोस्तों बतानी है कि हमारे आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। मनुष्य के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे एसररिसिया कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन बी में है इसका करेक्ट आंसर। एसररिसिया कोलाई नामक जीवाणु मनुष्य के आंत में दोस्तों पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, इबोला क्या है? देखिए बतानी है कि इबोला क्या है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, इबोला एक वायरस है, विषाणु है। क्या है? वायरस है, विषाणु है। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। दोस्तों बतानी है कि एंटीबायोटिक्स को कैसे प्राप्त किया जाता है, अधिकांशतः कैसे प्राप्त होते हैं एंटीबायोटिक्स? तो आप लोग याद रखेंगे जीवाणुओं से। किससे दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे जीवाणुओं से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से पाए जाते हैं, मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, पेनिसिलिन क्या है? दोस्तों बतानी है कि पेनिसिलिन क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे पेनिसिलिन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कवक है यानी कि फंगस है। पेनिसिलिन क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे पेनिसिलिन कवक है, फंगस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अब दोस्तों बतानी है कि पेनिसिलिन जो कि क्या है, कवक है, फंगस है। अब बतानी है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यानी कि ऑप्शन ए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कवकों की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? दोस्तों बतानी है कि जो कवक है, फंगस है, इसकी कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे कवक की कोशिका भित्ति काइटिन व हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है। यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
कवकों की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे काइटिन व हेमिसेलुलोज की बनी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि बरगद का जो पेड़ होता है उसके पेड़ के तने से मोटी मोटी जड़ें लटकती हैं, आप लोग देखे होंगे। तो बतानी है कि वो मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो आप लोग याद रखेंगे स्तंभ मूल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्तंभ मूल कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों बतानी है कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कब होता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण दोस्तों केवल दिन में होता है। कब होता है? केवल दिन में। आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। अब केवल दिन में क्यों होता है दोस्तों? तो आप लोग ये भी जानकारी रखेंगे कि केवल दिन में इसलिए होता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो सूर्य की प्रकाश होती है इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का उपस्थिति बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में ही होता है, फोटोसिंथेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में सर्वाधिक होती है? अब दोस्तों बतानी है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया पौधे के किस भाग में सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे ये पत्ती के द्वारा होता है, यानी कि लीफ के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में सर्वाधिक होती है? तो आप लोग याद रखेंगे पत्ती में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन यानी कि पौधे वाला हार्मोन कौन सा है? पादप हार्मोन। तो आप लोग याद रखेंगे कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है प्राकृतिक की, यानी कि नेचुरल हार्मोन बतानी है कि कौन सा प्राकृतिक हार्मोन है जो फलों को पकाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा एथिलीन, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, एथिलीन क्या है? एक पादप हार्मोन है जो फलों को पकाता है। ऑप्शन डी इसका आप लोग याद रखेंगे, राइट नेम आप लोग याद रखेंगे एथिलीन दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहां होता है? अब दोस्तों बतानी है कि कोशिका के भीतर यानी कि सेल के भीतर श्वसन का केंद्र कहां होता है? तो आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहां होता है? तो आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? दोस्तों बतानी है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे वर्गीकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकी, यानी कि ऑप्शन सी पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? दोस्तों बतानी है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है, यानी कि सीड का अध्ययन होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कोशिका यानी कि सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब दोस्तों बतानी है कि जिस विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? साइटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है
सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सजावटी वृक्ष दोस्तों बतानिए, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लोग याद रखेंगे आर्बोरी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आर्बोरी कल्चर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्बोरी कल्चर में सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को किया जाता है, आर्बोरी कल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किन्हें वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की दोस्तों बताने कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे सेल्यूलोज की बनी होती है, ऑप्शन सी। शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? अब दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस में क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित नहीं होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कवक में, ऑप्शन डी। फंगस में दोस्तों क्लोरोफिल नहीं होता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, टिक्का रोग यानी कि टिक्का डिजीज किसमें होता है? दोस्तों हमें बतानी है कि टिक्का रोग किसमें लगता है। तो आप लोग याद रखेंगे मूंगफली में लगता है दोस्तों। किसमें लगता है? ग्राउंडनट मूंगफली में लगता है टिक्का रोग। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, गन्ने में लाल सड़न रोग यानी कि रेड रॉट डिजीज किसके द्वारा उत्पन्न होता है? गन्ने में दोस्तों बतानी है कि लाल सड़न रोग। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों गन्ने में लाल सड़न रोग कवक के द्वारा होने वाला रोग है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कवक यानी कि फंगस के द्वारा होने वाला ये डिजीज है, रेड रॉट डिजीज। किसमें लगता है? गन्ने के फसल में लगता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों बतानी है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो आप लोग याद रखेंगे जाति होती है, यानी कि ऑप्शन सी। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मटर का पौधा है। दोस्तों बतानी है कि जो मटर का पौधा है ये किसकी श्रेणी में आता है? तो आप लोग याद रखेंगे मटर का पौधा दोस्तों शाक है। क्या है? शाक है, यानी कि ऑप्शन ए। मटर का पौधा शाक की श्रेणी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। दोस्तों बतानी है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ। कौन सा है दोस्तों? सिकुआ नामक वृक्ष, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों बतानी है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? तो आप लोग याद रखेंगे यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अब देखिए, अब बतानी है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे त्वचा यानी कि स्किन। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है दोस्तों त्वचा यानी कि स्किन सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सेल के बारे में सही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखिए, कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। बिल्कुल दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी कथन बिल्कुल सही है कि कुछ जो सेल होते हैं उनका आकार बदलते हैं। अगला है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। दोस्तों ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। अगला स्टेटमेंट है कि सभी देह ऊतकों में
एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती हैं। ये दोस्तों स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका के बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती है। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो आप लोग याद रखेंगे माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव अपना प्रजनन कैसे करता है? दोस्तों बतानी है कि एक कोशिकीय जीव अपना प्रजनन कैसे करता है। तो आप लोग याद रखेंगे एक कोशिकीय जीव अपना प्रजनन कोशिका विभाजन के द्वारा करता है। कैसे करता है? कोशिका विभाजन के द्वारा। यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अंग को परमाणु बम भी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, हमें बतानी है कि इनमें से किस अंग को परमाणु बम, यानी कि दोस्तों एक और कहा जाता है इसे, आप लोग याद रखेंगे आत्महत्या की थैली। परमाणु बम और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे लाइसोसोम को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे लाइसोसोम को परमाणु बम और आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, पत्तियों में लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? अब दोस्तों बतानी है कि पौधों की पत्तियों में लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैरोटीनॉइड के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पत्तियों में दोस्तों लाल रंग, नारंगी रंग और पीला रंग किसके कारण होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैरोटीनॉइड के कारण होता है। पत्तियों में लाल, नारंगी और पीला रंग, आप सभी इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बेसिक लेवल से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आशा करते हैं इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह के प्रश्नावली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।